हेलो माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर और उनके कुछ थ्योरीज के ऊपर जो श्योर शॉर्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज पैटर्न में। तो जैसे कि आपको पता होगा इंटरनेशनल ट्रेड में 5 यूनिट है। यूनिट 1 के इस शॉर्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में आपने पढ़ा है इंटरनेशनल ट्रेड के 5 थ्योरीज है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ऐसे देखो बेटा, इंपॉर्टेंट तो पांचों है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इसके पहले भी एक थ्योरी है मर्केंटिलिज्म थ्योरी। तो ये थ्योरी में जाने के पहले एक बार मर्केंटिलिज्म थ्योरी को पढ़ लेते हैं। मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या बोलता है? मर्केंटिलिज्म थ्योरी ये बोलता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए और इंपोर्ट कम करना चाहिए। क्या बोलता है? एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए और इंपोर्ट कम करना चाहिए। इससे क्या फायदा होता था? यूरोपियन नेशन का ये बिलीव था कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे, सो दैट इंपोर्टिंग कंट्रीज के जो गोल्ड एंड सिल्वर्स है वो एक्सपोर्टिंग नेशंस में आएंगे और इनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब ये एक कंट्री का प्रॉफिट या गेन दूसरे कंट्री का लॉस होता था। क्यों? ये एक्सपोर्ट करते थे लेकिन उस कंट्री से इंपोर्ट नहीं करते थे या ना के बराबर करते थे। राइट? तो इट इज अ जीरो सम गेम, मतलब एक का प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू दूसरे का लॉस। इस थ्योरी को एडम स्मिथ ने कैंसिल किया और एडम स्मिथ ने अपना थ्योरी लेके आया। हाँ, वही एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने अपना एक थ्योरी लेकर आया एंड थ्योरी का नाम देखो क्या है? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इनमें क्या बोला गया? बहुत ध्यान से सुनना है भाई। अगर कभी भी तुम एब्सोल्यूट वर्ड सुनो तो तुम हमेशा एमसीक्यू में किस में जाना? एब्सोल्यूट कॉस्ट सुनो तो आप जाओगे एडम स्मिथ। ये थ्योरी इज गिवन बाय या प्रोफाउंडेड बाय एडम स्मिथ। तो भाई फटाफट से पढ़ते हैं। एडम स्मिथ पुट फॉरवर्ड टू एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दैट द ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। पहला बात तो इन्होंने क्या बोला? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जीरो सम गेम नहीं है। मींस जीरो सम गेम, एक का प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू दूसरे का लॉस नहीं है। इसमें क्या होगा? रादर इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड एंड फ्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। अच्छा, आगे पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड विच इट हैज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब एज पर एडम स्मिथ का ये कहना था कि एक कंट्री को वही गुड्स बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए, वही गुड्स बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो। तो भैया ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मतलब उस गुड्स को बनाने के लिए लोअर कॉस्ट लगता हो। अगर मैं पूरा एग्जांपल दिखाऊंगा लेकिन पहले सारे कीवर्ड्स को पकड़। लोअर कॉस्ट एडवांटेज मतलब अगर इंडिया को एक गुड्स है जिसको बनाने में लोअर कॉस्ट लग रहा है तो इंडिया को वो गुड्स बना के क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा लेकिन पहले बताओ, इतना तक क्लियर? द एबिलिटी ऑफ अ नेशन इज मेजर्ड on the basis of time taken to produce the goods। एज पर एडम स्मिथ का उनका यह मानना था कि एक नेशन का एबिलिटी इससे मेजर किया जाएगा कि वो गुड्स बनाने में कितना टाइम लेते हैं। अगर वो गुड्स बनाने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो उनका एबिलिटी एज अ कंट्री, उनका एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स कम है एज कंपेयर टू कोई और कंट्री। अगर वो गुड्स कम टाइम में बना रहा है तो उसका एबिलिटी ज्यादा है। तो ये कहना था एडम स्मिथ का। तो उन्होंने 2x2 मॉडल कंसीडर किया। 2x2 मॉडल कंसीडर टू कंट्रीज। पहला बात तो उन्होंने दो कंट्रीज को लिया, 2x2 कंट्रीज। मैं यहां पे लेता हूं इंडिया एंड इराक। मैं दो कंट्री को ले रहा हूं, इंडिया एंड इराक। और भैया इनके बीच में टू गुड्स का ट्रेड करवाएंगे, दो गुड्स का। तो एक कंट्री हो गया इंडिया, एक कंट्री हो गया इराक, और इनके बीच में टू गुड्स का हम ट्रेड करवा रहे हैं। ठीक है? क्या क्या? राइस एंड ऑयल। ओके, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, फिर से बोल रहे हैं, 2x2 मॉडल किसने दिया? एडम स्मिथ। ओके भैया, वेरी गुड। और क्या बोला गया? इंडिया और राइस। इंडिया राइस देगा, ईरान और ऑयल। तो एक बात बता, देखते हैं एक बार, फटाफट से इधर आओ। क्या आपको ये डायग्राम दिख रहा है? फटाफट से बताओ। हाँ भैया दिख रहा है। इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सर, अगर आप देखोगे तो
एक जगह मैंने कंट्री लिया हुआ है, ओके भैया। नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, अच्छा, मतलब कितना लेबर आवर लगेगा एक यूनिट को बनाने के लिए, इस कॉलम में हम ये मेजर कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ऑयल के लिए कितना लगेगा, राइस के लिए कितना लगेगा। अगर आप देख सकते हो, इंडिया इंडिया जो है राइस के लिए सिर्फ 10 लेबर आवर्स ले रहा है, और इराक जो है वो ऑयल के लिए, और सॉरी राइस के लिए 20 लेबर आवर्स ले रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, और वही इंडिया ऑयल के लिए 20 लेबर आवर्स ले रहा है, और इराक जो है वो 10 लेबर आवर्स ले रहा है। तो एज पर एडम स्मिथ, इंडिया को राइस बनाने में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। इंडिया को राइस बनाने में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। तो इंडिया को राइस बनाना चाहिए, और राइस किसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, इराक को एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इराक राइस बनाने जाएगा, ठीक है, तो उसको देखो 20 लेबर आवर्स लगेगा, जो ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर यही ऑयल में देखो, तो इराक को 10 लेबर आवर्स लग रहा है, लेकिन इंडिया को मान लो 20 लेबर आवर्स लग रहा है। तो इंडिया शुड एक्सपोर्ट राइस टू इराक, एंड इराक शुड एक्सपोर्ट ऑयल टू इंडिया, बिकॉज इंडिया का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज राइस में है, एंड इराक का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ऑयल में है। दिस थियोरी इज प्रोफाउंडेड बाय एडम स्मिथ, क्योंकि उनका यह कहना था कि वो कंट्री को वो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए जिनको बनाने में उनका लोअर कॉस्ट है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और वही गुड्स उनको बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो एज पर अगर मैं ये एग्जांपल अगर आपको ये दिखाऊं, प्लीज रीड दिस लास्ट टू लाइन, क्या बोला गया, इट कैन बी सीन बिलो टेबल दैट, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इंडिया शुड प्रोड्यूस राइस, ओके भैया, इंडिया को राइस बनाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, यस, एंड एक्सपोर्ट टू, किसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, इराक को। क्यों, क्योंकि इराक अगर राइस बनाने जाएगा उसको 20 लेबर आवर्स लग रहा है, विच इज नॉट गुड। एंड इराक शुड प्रोड्यूस ऑयल, इराक को ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड एक्सपोर्ट टू इंडिया, और इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज राइस में है, एंड इराक का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ऑयल में है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बोथ द कंट्रीज इंजॉय एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वन गुड, दोनों कंट्री को कोई एक गुड में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, इंडिया को राइस में है एंड इराक को ऑयल में है। आई होप ये आपको समझ में आया है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय एडम स्मिथ। ठीक है, अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, ठीक है, अगर आप आगे चलते हो तो भैया ध्यान से समझना, नेक्स्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। अच्छा, दोनों थ्योरी का वर्डिंग में क्या डिफरेंस है, एक था एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, और जो दूसरा थ्योरी है वो है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। एक एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और एक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप एमसीक्यू में एब्सोल्यूट वर्ड देखते हो तो यू शुड गो फॉर एडम स्मिथ, और अगर आप एमसीक्यू में कंपैरेटिव वर्ड देखते हो तो यू शुड गो फॉर रिकार्डो। ठीक है सर, डेविड रिकार्डो, इनका पूरा नाम रिकार्डो। ठीक है सर, ये थ्योरी इज गिवन या प्रोफाउंडेड बाय रिकार्डो। रिकार्डो पुट फॉरवर्ड, रिकार्डो ने अपना थ्योरी फॉरवर्ड किया, क्या था इस थ्योरी का नाम, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। दैट इंटरनेशनल ट्रेड, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड अराइज होता है ड्यू टू कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ओके, अब ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किस चिड़िया का नाम है, ये तो बताओ। अच्छा बताते हैं, ना कि rather than एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। पहले इस पे आ जाओ, पहले इसको संभाल ले राजा, पहले इसको संभाल। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मैंने आपको पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। देख दोनों में डिफरेंस क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा, और उसको समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा रिकार्डो ने क्या स्टेटमेंट दिया। तो रिकार्डो ने बोला कि इंटरनेशनल ट्रेड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के लिए होता है, ना कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। मतलब उन्होंने सीधा 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 ब्लैक ब्लू कर दिया एडम स्मिथ के थ्योरी को, बोला कि भैया ये इंटरनेशनल ट्रेड अराइज होता है कंपैरेटिव कॉस्ट के लिए। मैं कंपैरेटिव कॉस्ट समझाने के लिए आपको पूरा एग्जांपल दूंगा, आप बस बने रहे हमारे साथ। ठीक है, तो भैया पहला बताओ, ये पॉइंट पढ़िए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके आईसीएआई आपके इंस्टीट्यूट के
मटेरियल से लिया गया है एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाओ फटाफट से देखते हैं। अ कंट्री विल स्पेशलाइज in that line of production in which it has a बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, it has a greater relative or comparative advantage in cost than other countries and will depend upon imports from abroad of all such commodities in which it has relative cost advantage। अब भैया इसको समझने के लिए आपको ना पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। देखिए सीए में आपको रट्टाबाजी करना अलाउड ही नहीं है। मैंने आपको लाइन तो पढ़ा दिया, लेकिन भैया अगर ये लाइन को ही मैं इंग्लिश को हिंदी में समझा दूं तो भाई कोई काम नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये देखो, एक बार व्यू करो। यहां पे मैं दो कंट्री ले रहा हूं, एक है फ्रांस, एक है यूएस। ओके ओके, एक फ्रांस है और एक यूएस है, वेरी गुड। फ्रांस 1 आवर में क्लोथ का कितना यूनिट बनाएगा और वाइन का कितना यूनिट बनाएगा? ठीक है, वाइन पीते हैं आप? हैं? बताओ बताओ, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। अच्छा जो भी है, तो चलो सर बात ध्यान से समझिएगा। फ्रांस क्लोथ का कितना यूनिट बना रहा है? 1 घंटे में। 1 घंटे का बात हो रहा है, देखो 1 घंटे का बात हो रहा है। ओके भैया 1 घंटे का बात हो रहा है, समझ गए भैया? ओके वेरी गुड। अच्छा आ जाओ, अब मेरा बात समझो। फ्रांस जो है वो 1 आवर में 5 यूनिट ऑफ क्लोथ बना रहा है, 5 यूनिट ऑफ क्लोथ बना रहा है। ओके, और फ्रांस जो है वो 1 आवर में 10 यूनिट्स ऑफ क्या बना रहा है? वाइन बना रहा है। ठीक है भैया, 5 यूनिट ऑफ क्लोथ बना रहा है, 10 यूनिट ऑफ वाइन बना रहा है। यूएस जो है, माय गॉड ध्यान से देखो, 1 आवर में 20 यूनिट्स ऑफ क्लोथ बना रहा है एंड 20 यूनिट्स ऑफ वाइन बना रहा है। तो भाई इसमें अगर तुम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी लगाने जाओगे तब तो तुम फंस गए, क्योंकि एब्सोल्यूट में तो मैंने देखा था इंडिया एक कमोडिटी पे अच्छा है और इराक एक कमोडिटी पे अच्छा है, लेकिन इसमें अगर तुम देखोगे यूएस तो दोनों ही कमोडिटी पे अच्छा है। यूएस तो 1 आवर में 20 यूनिट ऑफ क्लोथ बना रहा है और 1 आवर में 20 यूनिट ऑफ वाइन बना रहा है। तो भाई इसमें तो फिर यूएस को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, फिर यूएस को तो इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। यूएस बोलेगा भाई फ्रांस मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अगर वो एडम स्मिथ का थ्योरी मानेगा तो भाई इसके लिए क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। इसके लिए क्या करना है, आपको ये लाइन पढ़ना है, ठीक है। सपोज फ्रांस एंड यूएस प्रोड्यूस टू गुड्स, क्लोथ एंड वाइन रेस्पेक्टिवली, जो मैंने आपको बस यहां पे दिखाया था। अब आप मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंसीडर टू कंट्रीज फ्रांस एंड यूएस दैट यूज लेबर एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस टू गुड्स। अब जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, अब मैं आपको पूरा थ्योरी में लेके जा रहा हूं कि ये थ्योरी को समझना कैसे है। वेरी इंपॉर्टेंट, बने रहिए मेरे साथ। आ जाओ, कंसीडर टू कंट्रीज, जो हमने कंसीडर भी किया भैया, फ्रांस एंड यूएस, जो लेबर को यूज कर रहा है, क्योंकि हमने देखो डायग्राम में अगर आप देखोगे हमने किसको यूज किया? 1 आवर, और 1 आवर मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं सर? लेबर आवर का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? लेबर आवर का बात। हाँ भैया बिल्कुल। अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना। इन फ्रांस 1 आवर ऑफ अ वर्कर लेबर कैन प्रोड्यूस आइदर 5 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। 1 घंटा अगर वो लेबर काम करे, अगर वो लेबर 1 घंटा काम करे तो आइदर वो 5 यूनिट ऑफ क्लोथ बना सकता है और 10 यूनिट ऑफ वाइन बना सकता है। अगर ये लेबर 1 घंटा काम करे, अगर ये लेबर 1 घंटा काम करे तो क्लोथ का 5 यूनिट बना सकता है, क्लोथ का 5 यूनिट बना सकता है और वाइन का 10 यूनिट बना सकता है। ठीक है, और अगर वही आप यूएस में देखोगे, 1 आवर ऑफ अ वर्कर लेबर कैन प्रोड्यूस आइदर, देखो आइदर है बेटा, बचपन में ग्रामर पढ़ते थे ना, या आप भी वही थे? हाँ पढ़ के सही लग रहा है, चलो ठीक है। ऐसा भाई समझो, आइदर 20 क्लोथ्स और 20 वाइन्स। तो भाई बात समझो, अगर यूएस में ये वर्कर है, अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो या तो वो 20 क्लोथ बना सकता है या तो वो 20 वाइन बना सकता है। अब आपको नोट करना है, अगर आप इसमें एब्सोल्यूट में चले गए तब तो फिर एडम स्मिथ का थ्योरी है इसमें लगेगा ही नहीं, करके देख लो।
तब तो यूएस बोलेगा हम ट्रेड ही नहीं करेंगे फ्रांस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, इधर भी ट्रेड होगा। कैसे होगा भैया यहाँ पे ट्रेड? मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यूनाइटेड स्टेट्स enjoys an absolute advantage in the production of cloth and wine. Of course, cloth में भी absolute advantage है यूएस का, wine में भी absolute advantage है यूएस का. With 1 labor hour, a worker can produce either 20 clothes or 20 units of wine in the United States compared to फ्रांस का कितना बोल बेटा 5 clothes and 10 units of wine. तो मैंने यही चीज को नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किया है. The United States enjoy an absolute advantage in the production of cloth and wine. लेकिन अब देखो दिक्कत क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. टू डिटरमाइन द कंपैरेटिव एडवांटेज, यहां से आपको स्टार्ट करना है कि भैया क्या एडवांटेज है. ध्यान से सुनना. टू डिटरमाइन द कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ फ्रांस एंड द यूनाइटेड स्टेट वी मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द, आइए स्वागत करिए इसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. याद करिए बचपन में आपकी टीचर ने आपको ये चीज पढ़ाया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप टीचर बचपन में बोला करता था द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. ठीक है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप छोड़ते हो, फॉरगॉन करते हो, तो उसको हम लोग बोलते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेकिन इसमें आ जाओ, पहले इसमें आ जाओ. एक बात बताओ, opportunity cost of 1 unit of cloth is equal to 2 unit of wine, and opportunity cost of 1 unit of wine is equal to half cloth units या half units of cloth आप बोल सकते हो. तो भैया मेरा बात समझो ध्यान से, ये लाइन पढ़ो. When comparing the opportunity cost of 1 unit of cloth for both France and the United States, we can see that opportunity cost of cloth is lower in the United States. मतलब बात समझ, 1 घंटा में अगर तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूएस का देखेगा तो यूएस उस 1 घंटे में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता था, बिकॉज उनके पास कैपिटल इंटेंसिव चीजें ज्यादा है. तो व्हाई यूएस इज स्पेंडिंग दैट प्रीशियस 1 hour in making clothes? बिकॉज उनका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज यानी है वो कंपेरेटिव एडवांटेज कर रहे हैं, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कर रहे हैं कि अगर इस 1 घंटा में मैं क्लोथ्स ना बनाकर मैं वाइन बनाऊं तो मेरा फायदा ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रांस. तो पढ़ना ये चीज, when comparing the opportunity cost of 1 unit of cloth for both France and US, we can see that opportunity cost of cloth is lower in the, oh my god, lower in the United States. Therefore, United States enjoys a comparative advantage in the production of cloth. ठीक है. और एडिशनली अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन वाइन फॉर फ्रांस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 unit ऑफ वाइन फ्रांस के लिए कितना लग रहा है, क्लोथ बनाने का आधा, और यूएस के लिए कितना लग रहा है 1 क्लोथ के हिसाब से. तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से फ्रांस को कम टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू, या कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट. फ्रांस को कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स. मतलब फ्रांस को क्या बनाना चाहिए सर, फ्रांस को अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखा जाए तो फ्रांस को बनाना चाहिए वाइन, ठीक है, या क्लोथ. फटाफट से बताओ, वाइन या क्लोथ? एमसीक्यू, क्लोथ. क्योंकि अगर इन दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कंपेयर करें तो फ्रांस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो फ्रांस should focus on क्या, wine, and United States should focus on cloth. इसीलिए पढ़ो. Additionally, when comparing the opportunity cost of one wine for France
and the United States, we can see that opportunity cost of wine is lower. ठीक है, फ्रांस में वाइन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है एज कंपेयर टू 1 यूनिट ऑफ क्लोथ इन 1 यूनिट ऑफ वाइन इन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीजों को समझो। देयरफॉर फ्रांस इंजॉयज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन। तो फ्रांस को वाइन बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है एज कंपेयर टू क्लोथ बनाने में। तो फ्रांस विल प्रोड्यूस वाइन more and USA will produce cloth. This is the very important thing. ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय।